हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और देखिए, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के कितने टाइप्स होते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सभी को सिंपल जितने भी प्लेलिस्ट हैं आप सभी को उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और बिल्कुल शुरुआत से, और आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्लस जो क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो क्रिया, यानी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या है ना। तो जिस शब्द से आप सभी को पता है क्रिया, यानी हम जैसे क्रिया, कर्ता, कर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। यानी जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई ना कोई क्रिया कर रहे हो। यानी जैसे आप जा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप जाने का क्रिया कर रहे हो। आप नहा रहे हो तो क्या कर रहे हो, नहाने की क्रिया कर रहे हो। आप खा रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, आप कुछ चला रहे हो, आप लिख रहे हो, ठीक। तो ये सभी जितने भी आप वर्क करते हो, जितने भी काम करते हो, वो सभी क्रिया में ही आ जाती है और उसको ही हम क्रिया कहते हैं। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं क्रिया की परिभाषा सटीक शब्दों में आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो जिस शब्द से किसी कार्य होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पढ़ना हो गया, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, मैं लिख रही हूँ या वे लिख रहे हैं, ठीक है, वे चल रहे हैं। ये सभी क्या हो जाता है, पढ़ना, लिखना, गाना, जाना, आना, सोना, ये सभी क्या होता है, आपका क्रिया होता है। क्रिया जो है क्या है, एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं अगर हम कहें कि उसने खाई, ठीक, उसने खाई मतलब कि वो अभी हमने किसके लिए बोला था, एक स्त्रीलिंग यानी एक गर्ल के लिए बोला, ठीक। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर बोलते कि उसने खाया तो क्या था कि हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो क्रिया है वो क्या है, विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्या होते हैं, बदलते हैं। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी विशेषता है। ठीक है, क्रिया का मूल धातु है और धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। वस्तुतः जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण होता है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, क्रिया में पठ धातु के साथ ना प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो आपका पढ़ना हुआ है। तो हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा तथा विशेषण से भी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्रिया की जो डिफिनीशन है बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा कि जिस शब्द से, ठीक है, इतना आप सभी को लिखना है। क्रिया की डिफिनीशन क्या है, तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया। और आप ये भी लिख सकते हो कि क्रिया जो है वह एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्लियर। और क्रिया का मूल क्या है, वो धातु है, ठीक है, आपने संस्कृत में पढ़ा भी होगा, तो इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस यही याद कर लेना है कि जिस शब्द में किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और जो क्रिया है वो एक विकारी शब्द है जो इसका रूप है वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि
क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सकर्मक होता है और दूसरा अकर्मक होता है। सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है, आइए इस पे हम थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कहीं और पड़े। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है, यहाँ उसके रहने की संभावना होती है। यानी यहाँ पे अगर हम सिंपल कहें तो जो सकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म भी होता है, यानी कर्ता पे उतना डिपेंड नहीं होता लेकिन कर्म भी होता है ना। यानी आप देख सकते हो कि सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कहीं और पड़े। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो खाता है यानी क्या खाता है राम, तो खाना खाता है ना। पहले तो आपका क्वेश्चन यही आता है ना, राम खाना खाता है, लेकिन अगर यहीं पे रहता है राम खाता है ना, राम जाता है, लेकिन आप देख सकते हो राम खाना खाता है, तो क्या खाता है, तो खाना खाता है। तो इस तरीके से इस वाक्य में क्रिया का फल भोजन पर पड़ता है यानी खाना पर पड़ता है, न कि उसके कर्ता पे। ठीक जैसे प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, जैसे जाता है के साथ यदि गंतव्य स्थल की चर्चा वाक्य में नहीं होती है तभी फल घर विद्यालय आदि शब्दों पर पड़ता है। ऐसे क्रियाएं क्या होती है, सकर्मक होती है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट करेंगे, लेकिन चलिए अब जानते हैं अकर्मक, क्योंकि दोनों को आप एक बार ही पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप तुलना करके आसानी के साथ याद कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अकर्मक। उनका क्या नाम था, सकर्मक, और इसका नाम है अकर्मक। यानी जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े, यानी क्या ये उसमें क्या था कि मतलब राम पे, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल देखा था कि राम ने खाना खाया तो वहाँ पे भोजन पे यानी खाना पे पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है। उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कोई भी क्रम कारक नहीं होता है, इस कारण इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, ठीक है, मोहन हंसता है, तो आप देख सकते हो कौन हंसता है, तो मोहन हंसता है। हमने देखा कि मोहन खाना खाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है, मोहन खाना खाता है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि खाना पे पड़ता है, न कि मोहन पे। लेकिन मोहन हंसता है, मोहन गाता है, मोहन जाता है, ये सभी जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, यानी जो इफेक्ट पड़ता है। आप खुद ही एक बार देखो, कौन हंसता है, मोहन हंसता है, कौन जाता है, तो रोहन जाता है या फिर सोहन जाता है, कौन गा रहा है, तो कह सकते हो टोनी गा रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, यानी हंसने या रोने की क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कतिपय ऐसी क्रियाएं हैं जो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों होती है। यह निर्धारण वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा होता है और इन्हें उभयविध धातु भी। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जी घबराता है, यानी घबराना क्या है, क्रिया है सकर्मक। मुसीबत में सभी घबराते हैं, तो घबराना यहाँ क्रिया क्या हो जाता है, अकर्मक। अब फिलहाल आप इसमें बहुत ज़्यादा आप दिक्कत होगा कि इसमें बोला कि मेरा जी घबराता है, ठीक, तो इसमें इसका जी क्या होता है, यानी घबराता क्या है, यहाँ पे मेरा पे फोकस नहीं जा रहा है, किस पे, तो यहाँ पे जी, यानी आप कह सकते हो, आप सुना भी होगा जी बोला जाता है, ठीक है, यानी उसका प्राण या आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे उसका जी घबरा रहा है। और आप दूसरा जो पॉइंट देख सकते हो, मुसीबत में सभी घबराते हैं, यानी घबराते अब किस पे इफेक्ट जा रहा है कि मुसीबत में, न कि सभी पे जाएगा, सभी घबराते हैं, ठीक। तो जब आप वाक्य बोलते हैं तो आप खुद एक बार क्वेश्चन करेंगे कि किस पे, क्यों, तो मेरा जी घबराता है, यानी घबराता क्या है, जी। सेकंड जो आप टॉपिक देख सकते हो कि वाक्य देख सकते हो, मुसीबत में सभी घबराते हैं, यानी घबराते हैं किस में, तो मुसीबत में। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो आप खुद ही पता लगा लेंगे कि यह सकर्मक है या फिर अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक क्रिया में उ, ना, आना प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रिया बनाया जाता है, जैसे रोना, ठीक है। तो अब देखो, रोना क्या है, अकर्मक है, लेकिन रुलाना क्या है, सकर्मक। आप अगर हम सिंपल कहें अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि
किसी के दूसरे के द्वारा ये काम किया जा रहा है। यानी आप अकर्मक देख सकते हो रोना, यानी वो खुद से रो रहा है ना। लेकिन जो रुलाना हो गया वो क्या, कोई दूसरा रुला रहा है, यानी रुलाना, उड़ना। लेकिन दूसरा जो हम अगर वही देखें सकर्मक तो क्या हो जाएगा, उड़ाना, यानी वो उड़ाया जा रहा है ना। कटना, उसके बाद देखो यानी अपने आप स्वयं से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इसमें इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है, आपके कर्ता पे पड़ता है, यानी खुद से आप क्या, कटना। लेकिन अगर हम बात करें सकर्मक की तो इसमें क्या होता है, काटना। तो आप इसके थ्रू भी बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। उसके बाद देखो अकर्मक में क्रिया के धातुओं को उकार, उकार तथा इकार, इकार में बदलकर तथा अंत में ना प्रत्यय जोड़कर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती है। यानी जो आपके देखिए रोना है उसमें हम केवल ना जोड़ दिया, उड़ाना है तो हम उसमें क्या जोड़ दिया, उड़ना है तो हमने उड़ाना जोड़ दिया, ठीक, कटना है तो हमने काटना जोड़ दिया। इस तरीके से जो आपका अकर्मक क्रिया होती है उसको हम कुछ प्रत्यय लगाकर अंत में हम उसको सकर्मक क्रिया बना लेते हैं। जैसे खुलना, अब खुद आप बता सकते हो खुलना क्या है, अकर्मक है। लेकिन खोलना यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी दूसरे के माध्यम से खोलना, किसी दूसरे के द्वारा, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सकर्मक। या आप कह सकते हो कि इस दोनों में अगर आप तुलना करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, द्विकर्मक क्रिया क्या है, आइए इसमें हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती है जबकि कतिपय दो कर्म वाली होती है। ऐसे क्रियाओं को हम द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे उसने राम को डंडे से मारा, ठीक है। तो यहाँ दो कर्म है, एक तो राम को और दूसरा डंडा, ठीक। तो इस तरीके के अगर वाक्य होते हैं तो यानी जो दो कर्म होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि द्विकर्मक क्रिया होती है, उसने राम को डंडे से मारा, ठीक। तो राम को डंडे से मारा, तो इस तरीके से यहाँ कितने कर्म है, तो दो कर्म है। आपने देखिए फ्रेंड्स, कर्म आपने जब कारक पढ़ता था तो आपने जब पढ़ा था तो कर्ता ने कर्म को, तो इस तरीके से आपके कारक आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि इसमें जो कर्म है वो कितने हैं, दो हैं। राम को डंडे से मारा, यानी एक तो आपका राम हो गया और दूसरा डंडा हो गया। तो इस तरीके से अगर दो कर्म दिखे तो वो आपका द्विकर्मक क्रिया होता है। यानी कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती है जबकि कतिपय दो कर्म वाली होती है, तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये अकर्मक है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो ये जो उसमें दो कर्म होती है द्विकर्मक क्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया, ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से, यानी आप कह सकते हो अधिक क्रिया के मेल से बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, ठीक। मतलब आप देख सकते हो, एक तो रहता कि वो घर गया तो हम मान लेते हैं, लेकिन वह घर पहुंच गया, यानी क्या है, दो क्रिया है ना। जैसे कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का निर्माण अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा हो सकता है। जैसे लेट जाना, गिर पड़ना, बेच लेना, ये सभी क्या है, आप देख सकते हो दो को मिलाकर आपके एक क्रिया, यानी आप कह सकते हो गिर पड़ना, तो आप इसको एक कहेंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा बाद वाली क्रिया उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे आप लेट, तो लेट क्या है, यहाँ ये प्रधान है, जाना, क्योंकि अगर हम जाना का अगर देखेंगे तो बहुत सारे इसके अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो जैसे लेट जाना, तभी इसका अर्थ निकल रहा है कि हाँ वो लेट रहा है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो गिर पड़ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गिर, क्योंकि गिर हमारा क्या है, प्रथम है। अगर हम पढ़ना अगर कहेंगे तो बहुत सारे इसके डिफिकल्ट अर्थ निकल जाएंगे, इसलिए गिर पड़ना तो यहाँ पे कुछ अलग अर्थ आएगा और हमारा ये क्रिया हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा बाद वाली क्रिया उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ना तथा शकना दो क्रियाएं हैं, ठीक। यानी शकना पढ़ना क्रिया की विशेषता उत्पन्न कर रही है,
ठीक है, यानी जो सकना है वो विशेषता उत्पन्न कर रही है किसकी, तो पढ़ने की। अब बात कर लेते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक क्रिया कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब आप इसको कहते हो, है ना। तो यहाँ पे यही हिंदी में बोला जा रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला, यानी मारना इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, ठीक है, जिसके अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने वाली क्रिया क्या है, डालना। तो आप देख सकते हैं कि है, थे, हुए, रहे इत्यादि क्या है, सहायक क्रिया, जैसे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्रिया से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक पूछा जाए तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, अब भी आपको डाउट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हो और इतना हार्ड डीपली नहीं पूछता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो आप बस क्रिया का डिफिनेशन याद कर लो कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, ये सब एक क्रिया हो गया, यानी हम जो कुछ भी वर्क करते हैं वो क्रिया होते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक भी बहुत ईजी है, आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हो। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कहीं और पड़े। जैसे सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना होती है, जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो राम पे फोकस न करके खाना खाता है, यानी क्या खाता है, तो खाना खाता है, ठीक। अब इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन खाना खाता है, तब हम बोलते हैं कि राम जो है वो क्या खाता है, खाना खाता है। तब भी आप देखेंगे कि जो हमारा फोकस जा रहा है वो किस पे जा रहा है, कर्म पे जा रहा है, न कि कर्ता पे जा रहा है, क्योंकि जो वो कार्य कर रहा है वो खाने के काम कर रहा है। तो इसलिए उसको हम सकर्मक क्रिया, यानी जहाँ पे कर्म रहता है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सकर्मक। और जहाँ पे कर्म नहीं रहता है, ज्यादा फोकस किस पे जाता है, कर्ता पर जाता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से पूरा क्लियर हुआ। अब देखिए, अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म कारक नहीं होता है, ठीक है, तो इस कारण इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, तो हंसने या रोने की क्रिया फल का करता, क्योंकि कौन हंसता है तो मोहन, कौन रोता है तो मोहन। तो आप देख सकते हो मोहन क्या है, हमारा करता है, हंसना क्या है, क्रिया है। बट यहाँ किस पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो मोहन पे पड़ रहा है, क्योंकि मोहन जो है वो क्या कर रहा है, मतलब कि लॉफ, यानी आप कह सकते हो मुस्कुरा रहा है, या इस तरीके से आप कह सकते हो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। यानी कतिपय ऐसी क्रिया है जो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों होती है। यह निर्धारण वाक्य में, यानी आप खुद एक बार जब उच्चारण करेंगे तो आप आसानी के साथ बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा जी घबराता है, यानी इसका क्या घबराता है, तो जी घबराता है। यहाँ मेरा कुछ नहीं, इसका कुछ मतलब स्थानीय नहीं है। आप एक बार खुद बोल के देखो, मेरा जी घबराता है। आप खुद से एक बार क्वेश्चनिंग करो कि क्या घबराता है, तो मेरा थोड़ी ना घबराता है, जी घबराता है। तो आप यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, सकर्मक है। अभी हम बोले कि मुसीबत में सभी घबराते हैं, तो मुसीबत में सभी घबराते हैं यानी घबराते हैं, तो किस पे फोकस, सभी पे थोड़ी ना जाएगा, सभी घबराते हैं नहीं, घबराते हैं यानी मुसीबत में घबराते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो अकर्मक, ठीक। तो आप देख सकते हो एक ही है घबराना और घबराना। तो इस तरीके से वाक्य में इस तरीके के दे दिए जाएंगे, और खुद आप एक बार अपने आप खुद से एक बार बोलिएगा और आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हो, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया में ऊ, ना, आना प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रिया बना लिया जाता है। जैसे कि रोना यानी किसी के द्वारा रुलाना हो गया, उड़ना उड़ाना हो गया, ठीक है, कटना काटना हो गया। तो ये सभी क्या है, हंसना हंसाना हो गया, ठीक है। तो ये
आपके मतलब कि अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर क्या बना लिए जाते हैं, सकर्मक क्रिया बना लिए जाते हैं। उसके बाद से हमने देखा कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिस क्रिया में आप कह सकते हो, जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी उसने राम को डंडे से मारा, तो इस तरीके से यहाँ पे दो कर्म है। संयुक्त क्रिया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिस क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, तो यानी पहुंच गया। ठीक, आपका पहला अगर कहें तो गया, तो यहाँ गया भी एक क्रिया है, ठीक है, और पहुंचना भी, तो पहुंच गया, तो दो मेल से हमारा एक क्रिया का निर्माण हुआ, तो इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने की सहायता करने वाले क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला, तो मारना इस वाक्य की क्या है, मुख्य क्रिया है, और जिसके अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने वाली क्रिया जो है वो है डालना। यानी थे, हुए, रहे इत्यादि क्या है, ये सभी सहायक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो रहा क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने के बाद हम फिर से एक बारी जो क्रिया है, अगर आप सभी के डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर से हम एक बारी जरूर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।